इसके चक्कर में दोस्तों क्या होता है, कभी कभी बता रहे हैं कि खाद डाल दिए देखा देखी में ज्यादा, खाद जैसे ही देखा देखी में डालेंगे खेत बन जाता है क्या, हाइपरटोनिक। और उसके बाद जो भी फसल लगाएंगे उसका कोशिका क्या बन जाता है, कम सांद्रता वाला बन जाता है। अब खाद पौधे के कोशिका में भीतर न जाकर पौधे के कोशिका के जल निकलकर खेत में आने लगता है। अब कोशिका का जल ही निकल जाएगा, सारा का सारा पौधा जिंदा रह पाएगा। तो ऐसा होता है जब खेत में कभी कभी अगर अतिरिक्त खाद पड़ जाए तो खेत की सांद्रता बढ़ करके खेत की प्रकृति हाइपरटोनिक बन जाता है, जिसके कारण जो फसल उसमें बोया गया है उस फसल के पौधों के कोशिका का जल निकलकर खेत में आने लगता है, जिससे कोशिका द्रव सूख जाता है। और कोशिका का कोशिका द्रव ही सूख गया, पौधे के जड़ के पास वाला का कोशिका ही सूख गया, जड़ से ही पौधा खत्म हो जाता है। अब पौधा मर जाता है और उसके बाद चचा हो चचा चिल्लाते रहिए कि हाँ, देख लिए ना। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कभी कभी अतिरिक्त उर्वरकों का प्रयोग करने से फसलें क्यों सूख जाती है, तो क्या होने लगा है, वायु परासरण होने लगा है। ठीक है दोस्तों, तो उर्वरक की मात्रा नियत होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए ये तो अनुभव के आधार पर वही बता पाएगा जो लंबे समय से खेती कर रहे हैं। या समय समय पर बिहार सरकार का कृषि विभाग जो है एड निकालते रहता अखबार में कि कितना डीएपी डालना है, कितना यूरिया डालना है, क्या नहीं डालना है। इसके लिए तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं खेत में कितना खाद डालना। एक, लंबे समय से चचा जी टाइप का लोग जो खेती कर रहे हैं उससे पूछिए जाकर, या अखबारों के एड में समय समय पर आते रहता है दोस्तों। खैर हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हम समझने से मतलब है और दरोगा बनने से मतलब है। समझ गए ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए कुछ और प्रक्रिया है जिसको समझ लीजिए दोस्तों, कुछ और प्रक्रिया। हर बढ़ाइएगा नहीं, आज समाप्त करेंगे, टाइम का बाउंडेशन हमारे लिए आज नहीं है। एक प्रक्रिया है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस इसे कहते हैं जीव द्रव कुंचन, और इसका ठीक विपरीत होता है डी प्लाज्मोलाइसिस, यानी कि जीव द्रव विकुंचन। जीव द्रव प्लाज्मोलाइसिस यानी कि जीव द्रव कुंचन, और डी प्लाज्मोलाइसिस जीव द्रव विकुंचन, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पहले आप प्लाज्मोलाइसिस को समझिए। जब कोशिका को, ठीक है, जब कोशिका को डालते हैं किसमें, हाइपरटोनिक में, यानी कि अति पराशरी में, तो आप जानते हैं कि अति पराशरी में डालने पर कोशिका का जल क्या होता है, बाहर निकलता है, जिससे कोशिका क्या होता है, सिकुड़ जाता है, और उसके बाद कोशिका मृत हो जाता है। क्योंकि जल के बिना न तो शरीर का जिंदा रहना संभव है, और जल के बिना शरीर का जिंदा रहना इसलिए संभव नहीं है कि जल के बिना कोशिका सजीव के शरीर के कोशिका का जिंदा रहना संभव नहीं है। अति पराशरी विलयन में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब कोशिका को डालते हैं तो बाह्य परासरण की घटना के कारण जब कोशिका सिकुड़ जाता है, तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी जीव द्रव कुंचन परिणाम है किसका, तो एक्जो ऑस्मोसिस का। जीव द्रव परिणाम है किसका, एक्जो ऑस्मोसिस का, यानी किसका दोस्तों, बाह्य परासरण का। बाह्य परासरण के कारण जब कोशिका का जल बाहर निकलकर कोशिका सिकुड़ जाती है, किस कोशिका के सिकुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, जीव द्रव कुंचन। और इसका इस्तेमाल जानते हैं हम लोग बैक्टीरिया अन्य सूक्ष्म जीवों को मारने में खूब करते हैं।
आप देखे होंगे कि घरेलू स्तर पर जो अचार बनाए जाते हैं, उस अचार बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि पहले अचार में एंटीऑक्सीडेंट हल्दी और नमक जबरदस्त तरीके से मिला दिया जाता है, यानी आवश्यकता से 3-4 गुना अधिक नमक मिला दिया जाता है। अचार बनाते हुए देखे हैं ना? नहीं देखे तो YouTube पर देख लीजिएगा क्या, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में मत फंसिएगा, क्योंकि जो काम 10 दिन में होगा YouTube में 10 मिनट में करके दिखा देता है, लोग समझ नहीं लेता हम सीख गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जीव द्रव्य कुंचन अचार बनाते समय क्या होता है कि अचार में भारी मात्रा में नमक मिला दिया जाता है। अचार में भारी मात्रा नमक मिलाते ही अचार की बाहरी वातावरण या बाहरी विलयन क्या बन जाता है? हाइपरटोनिक। कोशिका का सारा जल क्या हो गया, यानी अचार के जो कोशिका होंगे उसका सारा जल क्या हो गया? जल बाहर निकल गया, वो सूख गया है नमक और तेल के विलयन में, लेकिन वो वास्तव में क्या है? सूखा हुआ। और सूखा हुआ चीज जल्दी खराब नहीं होता है। उसके बाद दूसरा फायदा क्या होता है जानते हैं कि कोई भी बैक्टीरिया घुसा तो बैक्टीरिया एक कोशिकीय बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव जो अचार को जाकर खराब करेगा वे यूनिसेलुलर होते हैं। वे जैसे ही अचार में प्रवेश करते हैं विलयन क्या बना हुआ है? हाइपरटोनिक। और उसका स्वयं का कोशिका का जल क्या होता है? बाहर निकलते रहता है। और बैक्टीरिया जैसे ही प्रवेश किया बैक्टीरिया का कोशिका का सारा जल निकलकर बाहर निकल गया। अब बैक्टीरिया क्या कुछ कर पाएगा? शरीर का जले निकल गया, कोशिका बैक्टीरिया सब उसी में मर जाता है। समझे कि नहीं समझे? यानी पूछ देगा अचार बनाने के समय उसमें जबरदस्त तरीके से नमक क्यों मिला दिए जाते हैं? ताकि जो भी हानिकारक सूक्ष्मजीव हो उसका क्या हो जाए? जीव द्रव्य कुंचन हो जाए और वे अचार को खराब ना कर सके। तो जीव द्रव्य कुंचन समझ गए ना? कोशिका का सिकुड़ना ही क्या है? और जीव द्रव्य कुंचन तभी होगा जब विलयन कैसा रहेगा, यानी जीव द्रव्य कुंचन किसका परिणाम है? अब जो जीव द्रव्य कुंचन हो गया है उसको लेकर चले जाइए किसमें? हाइपोटोनिक में। अगर एक जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को हम फिर से हाइपरटोनिक से निकाल कर कहां डाल दे? कहां डाल दे दोस्तों? अल्प पराशरी में डाल दे तो अब अल्प पराशरी में अंत पराशरण होगा और कोशिका के अंदर जल जाएगा और कोशिका फिर से फूलकर वास्तविक तरह हो जाएगा। जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अल्प पराशरी विलयन में रखने पर कोशिका के पुनः फूल जाने का या पुनः बड़े हो जाने की घटना को क्या कहते हैं? समझे? बात को समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये दोनों सब समझ गए। यानी प्लाज्मोलाइसिस एक्सोस्मोसिस का परिणाम है और डीप्लाज्मोलाइसिस जो है वह इंडोस्मोसिस का परिणाम है। प्लाज्मोलाइसिस कोशिका के साथ तब होगा जब आप कोशिका को कहां रखिएगा? हाइपरटोनिक में। और डीप्लाज्मोलाइसिस तब होगा जब आप कोशिका को रखिएगा हाइपोटोनिक में। जब आप कोशिका को रखिएगा किसमें? हाइपोटोनिक में। उसके बाद दोस्तों एक और चीज है, इम्बिबिशन। अंतःशोषण। अंतःपरासरण बाह्य परासरण समझ गए? बिल्कुल। कोशिका के अंदर जल जा रहा है अंतःपरासरण और कोशिका के बाहर निकल रहा है अंतःशोषण। ये अंतःपरासरण नहीं है, बाह्य परासरण नहीं है, एक नया प्रोसेस है जिसका नाम है अंतः ठोस पदार्थ का बाहरी वातावरण से ठोस पदार्थ का बाहरी वातावरण से जल का अवशोषण, ठोस पदार्थ का बाहरी वातावरण से जल का एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। अवशोषण ही क्या कहलाता है? ही क्या कहलाता है दोस्तों? इम्बिबिशन कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है। नोट में कुछ और स्टैंडर्ड भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन आप समझिए कि जब ठोस पदार्थ बाहरी वातावरण से
गैस को नहीं बल्कि किसको, द्रव को अवशोषित करने लगे तो उसे क्या कहते हैं, अंतःशोषण। चना को पानी में दिए, कुछ देर के बाद चना क्या हो जाएगा। आप कहिएगा कि यहां पर अंतःपरासरण हुआ, नहीं, वहां पर अंतःपरासरण नहीं हुआ है, वहां पर क्या हुआ है, अंतःशोषण हुआ है। चना ठोस था और जल में डाले, वे जल को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। चने को या अन्य दलहन या अन्य अनाजों को पानी में रखने पर उसके फूलने की घटना को आप क्या कहिएगा। बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजे हल्का फूल जाते हैं, जिसको उसको लगाने में थोड़ी कठिनाई महसूस होने लगती है। और बरसात के समय लकड़ी के दरवाजे जो हल्का फूला, किसके कारण, अंतःशोषण कारण। लकड़ी कैसा पदार्थ, बारिश हो रही है मतलब क्या, बारी पात्र में जल की मात्रा बढ़ जाती है, बरसात ऋतु में आर्द्रता बढ़ जाती है और लकड़ी क्या करने लगता है, धीरे धीरे अवशोषण करने लगता है। और यह क्या कहलाता है, बीजों का फूलना। किसी भी पौधे के बीज को पानी में रखने पर बीजों का फूलना अंतःशोषण है। बरसात के समय लकड़ी के दरवाजे का फूलना, ठोस पदार्थ के द्वारा जल का अवशोषण, यानी कि अंतःशोषण तब घटेगा जब एक क्या हो, ठोस हो, और एक क्या हो, दो द्रवों के बीच अंतःशोषण की घटना घटेगी, दो गैसों के बीच घटेगी। यानी अंतःशोषण केवल कब घटेगी, जब ठोस अद्रव रहे। क्लियर, समझ गए। आइए दोस्तों, समझ गए तो क्या हुआ, जिलेटिन एक पदार्थ है, पदार्थिन है। जिलेटिन, अच्छा, वो जो बालों में लगाने वाला एक स्पेशल चीज आता है, हाँ, जेल, जेल समझते हैं, जेल, जेल। जेल समझते ना, जेल। चलिए, ब्रांड का भी नाम आप बता रहे हैं दोस्तों, ठीक वैसा ही पदार्थ जिलेटिन भी है, ठीक है, उसी टाइप का। दोस्तों, सेल पूरी तरह से समाप्त हो गया। इससे पहले सेल समाप्त हुआ था, सेल पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब हम एक नए टॉपिक में प्रवेश करने जा रहे हैं और जिसका नाम है सेल डिवीजन। दोस्तों, सेल डिवीजन की प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, एक जटिल प्रक्रिया। हालांकि कुछ सेल डिवीजन बहुत आसानी से होते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। और जब आप एनसीईआरटी बुक्स को उठाइएगा तो कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सबसे पहले 11th क्लास में समझाया गया है। यानी कि सेल डिवीजन जो है वे अंडर 10th का विषय नहीं है। सेल डिवीजन का परिचय उन्हीं को होता है या उन्हीं को हुआ होगा जो 11th 12th में बायोलॉजी रखे होंगे। यानी कि सेल डिवीजन से उतने प्रश्न आते नहीं है, बल्कि अब तक एक भी प्रश्न नहीं पूछे गए दरोगा एग्जाम में सेल डिवीजन से संबंधित। लेकिन फिर भी क्या पूछा जाए, कहना संभव है, असंभव है, कुछ भी पूछ सकता है। तो आइए अब सेल डिवीजन को हम पढ़ ही ले दोस्तों। लेकिन आपको बताएं कि सेल डिवीजन बहुत ही विस्तृत प्रक्रिया है जो कई चरणों में जाकर संपन्न होती है। उतने चरण को हम डिस्कस करने लगे तो सेल से भी लंबा प्रोसेस हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को हम संक्षिप्त रूप में समझेंगे, जिससे हमारे परीक्षा का प्रश्न न छूटे। यानी जिस तरह हम कोशिका को काफी विस्तार तरीके से समझे हैं, उस तरह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझना है। लेकिन उतना समझना है ताकि प्रश्न बनने में कोई दिक्कत, तो उसी व्यू से हम कोशिका विभाजन को पढ़ने वाले हैं।
मौका मिलेगा आपको पढ़ने का कि नहीं हमको विस्तार से जानना है तो 11th के एनसीईआरटी में काफी डिटेल में दिया गया है, आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। लेकिन फिलहाल आप दरोगा बन जाइए, ट्रेनिंग होगा जब आपका तो उस समय पढ़िएगा कि देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो हम आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं, ठीक है ना, इतना ही जानना। आइए समझते हैं हम कोशिका विभाजन को। सेल डिवीजन यानी कि क्या? कोशिका विभाजन। वैज्ञानिकों ने, जीव वैज्ञानिकों ने नाम के साथ बहुत ही घातक मजाक किया है दोस्तों। नाम रख दिया विभाजन, और विभाजन का अर्थ होता है किसी भी चीज का टूट जाना। जैसे ही कोशिका विभाजन नाम सुनते हैं लगता है कोशिका टूट गया, लेकिन वो अर्थ इसका कतई नहीं है। यानी नाम से भिन्न इसका अर्थ है। नाम से भिन्न इसका अर्थ क्या है दोस्तों? तो कोशिका विभाजन क्या है? तो शरीर में स्थित पुराने कोशिका से, शरीर में स्थित पुराने कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। यानी कि कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें निर्माण होता है नए कोशिका का। कोशिका विभाजन में नए कोशिका जो बनते हैं वे शरीर में स्थित पहले से पुराने कोशिका जो है उसी से बनते हैं। अर्थात कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें पुराने कोशिका से नए कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। पुराने कोशिका से नए कोशिका का क्या होता है? निर्माण होता है। और यही निर्माण हर सजीवों के, इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं वे सजीव सिर्फ जन्म नहीं लेते हैं दोस्तों, बल्कि उसमें लगातार क्या होते रहता है? ग्रोथ होते रहता है। एक सजीव जन्म ले और ग्रोथ ही नहीं हो तो फिर क्या उसका कोई मतलब रह जाता है दोस्तों? बच्चा पैदा हो और बच्चा बच्चा ही रह जाए, फिर इस दुनिया का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। यानी कि हर सजीवों में ग्रोथ का होना अनिवार्य है। सजीवों के निर्माण में जिस तरह कोशिका का होना अनिवार्य है दोस्तों, एक सजीवों के शरीर के निर्माण हेतु जितनी अनिवार्य कोशिका की है उतना ही अनिवार्य कोशिका विभाजन का है। क्या कराने के लिए? ग्रोथ कराने के लिए। यानी जन्म लेकर जब शरीर ग्रोथ करते हैं वे ग्रोथ तब होता है जब नए नए कोशिकाएं बनते हैं। अर्थात क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। क्या होगा अगर कोशिका विभाजन नहीं होगा? ग्रोथ ही रुक जाएगा दोस्तों, और ग्रोथ ही रुक गया तो कोई मतलब नहीं रह जाता इस पर्यावरण का, कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये कोशिका विभाजन हर सजीवों में वृद्धि हेतु जिम्मेदार है। आपके कहीं पर घाव हो जाते हैं ना, वहां की कोशिकाएं नष्ट हो जाते हैं, अब फिर देखे होंगे कि वहां पर नए त्वचा आ जाते हैं कि नहीं? ये किसका परिणाम है? छिपकली के पूंछ कर जाते हैं, नए पूंछ आ जाते हैं, ये किसका परिणाम है? यह समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, हर ग्रोथ केवल किसका परिणाम है? क्योंकि इसी प्रक्रिया के जरिए क्या बनेगा दोस्तों? नया कोशिका बनेगा। अब कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के। पहला है एमाइटोसिस, समसूत्री कोशिका विभाजन। दूसरा है दोस्तों क्या? माइटोसिस यानी कि समसूत्री। और तीसरा क्या है? मियोसिस। तीसरा क्या दोस्तों? मियोसिस यानी क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कोशिका विभाजन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एमाइटोसिस, माइटोसिस और माइटोसिस और मियोसिस। अब तो एक के साथ तीनों को पढ़ नहीं सकते हैं, क्या हुआ दोस्तों? डर पर आइए नहीं, आराम से बैठे रहिए। कष्ट हो रहा है तो कष्ट काटिए।
तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार के दोस्तों? 3 प्रकार के, ए माइटोसिस, माइटोसिस और आइए पहले माइटोसिस को, ए माइटोसिस को देख लेते हैं। ए माइटोसिस, ए माइटोसिस 3 प्रकार के कोशिका विभाजन में सबसे सरल कोशिका विभाजन कौन है? सरल कोशिका, एकदम सिंपल तरीके से। प्रकृति का सबसे आसान कोशिका विभाजन कौन है? एमाइटोसिस। और यह कोशिका विभाजन अधिकतर किसमें होता है जानते हैं? किसमें होता है? सूक्ष्म जीवों में। अर्थात आप बैक्टीरिया का नाम सुने हैं, प्रोटोजोआ का नाम सुने हैं। ये क्या है? ये जीव है। कौन जीव है? एक कोश के जीव है। इनके क्या लक्षण है उसको तीसरा चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर का नाम ही है वर्ल्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये सब जो सूक्ष्म जीव है आप जानते होंगे, इसमें भी प्रजनन की प्रक्रिया पाई जाती है, अर्थात ये अपने संख्या को बढ़ाते हैं। और उसके लिए वो जो कोशिका विभाजन करते हैं एमाइटोसिस। एमाइटोसिस बहुकोश के जीवों में भी होता है। जैसे मानव के शरीर के क्षतिग्रस्त ऊतक में जो वृद्धि होती है एमाइटोसिस के जरिए होती है। लेकिन अगर एमाइटोसिस कोशिका विभाजन को देखे तो यह मुख्य रूप से किसमें होता है? अब बहुत आसान तरीके से होता है। मान लीजिए कि ये एक प्रोटोजोआ है। ये क्या है? प्रोटोजोआ है। और इसमें एक क्या है? न्यूक्लियस। तो एमाइटोसिस में पहला स्टेप क्या है जानते हैं? पहला स्टेप है कि ये सेल है और उसका जो ये न्यूक्लियस है ये थोड़ा बड़ा होगा। न्यूक्लियस क्या होगा? उसका बड़ा होगा। उसके बाद न्यूक्लियस बड़ा होगा। अब बड़ा होने के बाद न्यूक्लियस बीच में पतला होगा। न्यूक्लियस बीच में क्या होगा? पतला होगा। और न्यूक्लियस बीच में पतला होगा दोस्तों। उसके बाद कोशिका झिल्ली भी बीच में क्या होगा? पतला होगा। और फिर ये बीच से टूटकर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। केंद्रक भी टूटकर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। हो गया क्या? कोशिका विभाजन। यानी एमाइटोसिस सेल डिवीजन में पहले न्यूक्लियस लंबा होते हैं, बीच में पतला होते हैं, फिर कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली 2 भागों में बढ़ता है। जैसे ही 2 भागों में बढ़ता है बीच से टूटकर अलग हो जाता है और एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाता है। जितने भी सूक्ष्मजीव है वे प्रजनन जो करते हैं किस कोशिका विभाजन के जरिए? एमाइटोसिस के जरिए। बैक्टीरिया अपनी संख्या बढ़ाता है, प्रोटोजोआ अपनी संख्या बढ़ाता है किसके जरिए? एमाइटोसिस के जरिए। किसके जरिए दोस्तों? एमाइटोसिस के जरिए। क्लियर हो गया? बात समझ गए? कोई दिक्कत है इसमें? और इसका भी खूबी है, इस विधि से जो प्रजनन होता है तो पुराना प्रोटोजोआ से नया 2 प्रोटोजोआ का निर्माण हो गया। मान लीजिए ये प्रोटोजोआ है तो अब बैक्टीरिया में तो दोस्तों केंद्रक भी नहीं होते, उसमें तो इतना और लेट भी नहीं लगता है। भी तुरंत कोशिका द्रव को 2 भागों में बांटा, टूटकर 1 से 2 बने, सेकंडों में लाखों पैदा करने की क्षमता रहता है इस कोशिका विभाजन के जरिए। और इस कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी खासियत है, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे धर्मों संरक्षण नियम। वैसा नियम तो बायोलॉजी में नहीं है, लेकिन वो मतलब वही नियम बायोलॉजी में लागू होगा। लेकिन एक ये बायोलॉजी का है कि जो पैदा करेगा उसका अस्तित्व कायम रहेगा। एक जीव जो जनन करेंगे उसका अस्तित्व क्या रहेगा? कायम रहेगा। उसी को चैलेंज दे देता एमाइटोसिस। यानी ये प्रोटोजोआ है ना, लास्ट में कितना बन गया? 2। अब ये दोनों प्रोटोजोआ पैदा होकर खोजेगा पापा किधर है? खत्म हो चुका है ही नहीं। अब आप कहिएगा कि ये दोनों उसी का तो भाग है। नहीं, ये बिल्कुल दोनों नए हैं। ये नए सिरे से जीवन यापन करना शुरू करेंगे। यानी कि जो कोशिका मतलब जो पैदा प्रजनन इस विधि से होता है, कोशिका विभाजन के तरह यह ठीक है।
कोशिका विभाजन करिएगा तो सब कोशिका विभाजन में तक पुराना बट करके अब पुराना का अस्तित्व क्या हो जाता है। लेकिन एक कोश के जीवों में इसी कोशिका विभाजन के जरिए प्रजनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब प्रजनन की प्रक्रिया और जितने भी है अपवाद को छोड़ दीजिए, सब में प्रजनन करने वाले जीव का अस्तित्व क्या रहता है, कायम रहता है। लेकिन इस प्रजनन की प्रक्रिया, मान लीजिए कोशिका विभाजन ना प्रजनन है तो प्रजनन करने वाले जीव का अस्तित्व क्या हो चुका है, मिट चुका है। बाबू तो आंख मूंद के एकदम ऋषि मुनि वाला स्टाइल में आ रहे हैं। कभी कभी शक हो जाता है, लगता है आंख मूंद के समझ रहा है कि क्लियर है। ये माइटोसिस समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए दोस्तों माइटोसिस को समझते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोसिस सेल डिवीजन प्लांट और एनिमल के, प्लांट और एनिमल के सोमैटिक सेल में होता है। किस सेल में होता है दोस्तों, सोमैटिक सेल में होता है, यानी हिंदी में बोले तो किस में होता है, कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका को हिंदी में आप कह सकते हैं देह कोशिका में होता है, पौधे में भी और जंतु में भी। एक सजीव के जितने भी कोशिकाएं हैं उसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक जनन कोशिका जो जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, और जनन के कोशिका के अतिरिक्त जो भी कोशिका उसे क्या कहते हैं, कायिक कोशिका। जैसे मानव के शरीर में स्पर्म सेल और ओवा सेल जनन कोशिका है, उसके बाद जो भी है वो क्या है दोस्तों, कायिक कोशिका है। तो जनन कोशिका को छोड़कर अन्य सभी कायिक कोशिका में, अन्य सभी देह कोशिकाओं में जो वृद्धि होती है, अर्थात जो कोशिका विभाजन होता है वह किस प्रक्रिया से जरिए, माइटोसिस के जरिए होता है। यानी मानव शरीर में स्पर्म कोशिका का निर्माण और ओवा कोशिका के निर्माण के अलावा अन्य जितने भी कोशिका का निर्माण होता है वे किस कोशिका विभाजन के प्रक्रिया होता है, माइटोसिस के जरिए होता है। और इसका खोज सबसे पहले वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। किसने, वाल्थर फ्लेमिंग ने किया था। अब माइटोसिस सेल डिवीजन दो स्टेप में पूर्ण होता है दोस्तों, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन दो स्टेप में पूर्ण होता है। माइटोसिस सेल डिवीजन कितने स्टेप में पूर्ण होता है, पहला स्टेप यानी कि फर्स्ट स्टेप है कैरियोकिनेसिस। क्या होता है, हिंदी में भी कैरियोकिनेसिस। और कैरियोकिनेसिस कंप्लीट हो जाने के बाद स्टार्ट होता है साइटोकिनेसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन कितने स्टेप में संपन्न होता है, दो। पहले क्या होता है और यह समाप्त हो जाने के बाद क्या होता है, आखिर यह क्या है कैरियोकिनेसिस और क्या है साइटोकिनेसिस। कैरियोकिनेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें सेल का न्यूक्लियस का विभाजन होता है। क्या होता है, कितने भागों में, दो भागों में। जब न्यूक्लियस का विभाजन हो जाता है तब साइटोकिनेसिस, आप जानेंगे साइटो से साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव का विभाजन होता है। कितने भागों में, दो भागों में। यानी माइटोसिस सेल डिवीजन में पहले कोशिका का केंद्रक दो भागों में बढ़ता है विभाजित होकर, और जब केंद्रक दो भागों में बढ़ता है तो उसके बाद कोशिका द्रव दो भागों में, यानी दो केंद्रक के चारों तरफ घेर कर दो भागों में बढ़ता है। यानी केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोकिनेसिस। केंद्रक विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोकिनेसिस कहते हैं। दोस्तों सोइए मत, जागिए। केंद्रक विभाजन के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैरियोकिनेसिस। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, साइटोकिनेसिस। क्लियर हो गया ना। माइटोसिस सेल डिवीजन में, माइटोसिस सेल डिवीजन कितने स्टेप में होगा,
किस कोशिका में होगा? कायिक कोशिका में। सोमैटिक सेल में किस कोशिका में होगा? सोमैटिक सेल में होगा। कायिक कोशिका में अर्थात देह कोशिका में होगा। कितने स्टेप में होगा? कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस किसका विभाजन? साइटोकाइनेसिस किसका विभाजन? क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखिए कि ये जो कैरियोकाइनेसिस स्टेप है, ठीक है, कैरियोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तब देख लिए कैरियोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है, देख लिए किसका विभाजन होते हैं? न्यूक्लियस यानी कि कोशिका के केंद्रक के विभाजन को ही क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते। अब यह कैरियोकाइनेसिस कई स्टेप यानी कि एक ही स्टेप में नहीं हो जाता, 4 स्टेप में हो जाता है, जिसमें पहला स्टेप का नाम है क्या? और ये स्टेप एकदम क्रमिक होता है। प्रोफेज के बाद क्या होता है? मेटाफेज। मेटाफेज के बाद क्या होता है? ये किसका स्टेज है? न कि साइटोकाइनेसिस का। किसका स्टेप है यह? साइटोकाइनेसिस में सब नहीं होता है। एनाफेज और सबसे अंतिम अवस्था यानी कि कैरियोकाइनेसिस का पहली अवस्था कौन है? अंतिम अवस्था कौन है? पहली अवस्था कौन है? अंतिम अवस्था कौन है? और इसमें सबसे ज्यादा समय यानी कि सबसे लंबा समय, सबसे ज्यादा समय किसको लगता है? प्रोफेज होने में। और सबसे कम समय किसमें लगता है? एनाफेज में। सबसे कम समय किसमें लगता है दोस्तों? एनाफेज में। यानी कि यह स्टेप जो 4 स्टेप होता है उसमें प्रोफेज को कंप्लीट होने में सबसे ज्यादा समय लगता है और एनाफेज को कंप्लीट होने में सबसे कम समय लगता है। और इस टेलोफेज अवस्था के बाद कैरियोकाइनेसिस के टेलोफेज अवस्था के बाद यानी प्रोफेज पहला है, टेलोफेज पूछ देगा टेलोफेज का उल्टा कौन फेज? प्रोफेज, क्योंकि ये अंतिम है। ये यानी जो प्रोफेज में होता है ना उसका ठीक उल्टा टेलोफेज में होता है। अब विस्तारित रूप में पढ़िएगा ना तो इसी अवस्था में देखा जाता क्या क्या हुआ, लेकिन वो हमको जानने का जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम था। क्या था? नहीं, सेंट्रोमियर एक होता है, गुणसूत्र होता है, क्रोमोसोम। एक हम पढ़े थे कि क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाती है। तो क्रोमेटिन नेटवर्क पढ़े थे ना दोस्तों, और ये भी पढ़े थे कि क्रोमेटिन नेटवर्क कोशिका विभाजन के समय क्या बन जाता है? गुणसूत्र में बन जाता है। तो गुणसूत्र बनने की प्रोसेस कहां पूर्ण हो जाती है? यही फेज है जब क्रोमेटिन नेटवर्क लगभग क्या बन जाते हैं? गुणसूत्र बन जाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं दोस्तों। और इस तरह से प्रोफेज के बाद, मेटाफेज के बाद, एनाफेज के बाद, अंतिम अवस्था टेलोफेज के बाद कैरियोकाइनेसिस क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और कैरियोकाइनेसिस समाप्त हो जाने के बाद क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं? 2 न्यूक्लियस बनकर तैयार है। एक कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस बनकर तैयार है। और इसके बाद दोस्तों शुरू होता क्या? साइटोकाइनेसिस। क्या शुरू होता है? साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया प्लांट और एनिमल में एक ही तरह से होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस प्लांट में कुछ अलग तरीके से होता है और एनिमल सेल में या मानव सेल में कुछ अलग तरीके से होता है। कैरियोकाइनेसिस की प्रक्रिया प्लांट और एनिमल में एक ही तरह से होता है, लेकिन साइटोकाइनेसिस प्लांट में अलग तरह से होता है और एनिमल में अलग तरह से होता है। प्लांट में अलग तरह से होता है, एनिमल में अलग तरह से होता है। कैसे होता है इसको भी समझ लीजिए। तो आप देख लिए कैरियोकाइनेसिस हो गया तो एक कोशिका में कुल कितना केंद्रक बन गए? उसके बाद दोस्तों इसमें एक सेल प्लेट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? और सेल प्लेट, इसको क्या कहते हैं? सेल प्लेट कहते हैं। सेल प्लेट कहते हैं, कोशिका पट्टिका कहते हैं। किसमें निर्माण हुआ सेल प्लेट?
सेल प्लेट लंबा होते गया, 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 और अंत में कोशिका कितना बना? 2। कोशिका विभाजन कंप्लीट। यानी कि साइटोकाइनेसिस में पौधे के कोशिका में सेल प्लेट के निर्माण होने के बाद, सेल प्लेट का निर्माण हुआ, कोशिका पूरी तरह से 2 भागों में बट चुका है, न्यूक्लियस भी 2 भागों में बट गया, और साइटोप्लाज्म भी कितने भागों में बट गया? और जैसे ही 2 भागों में बटा, कोशिका बीच से टूट गया और पुराना कोशिका से 2। लेकिन एनिमल सेल की अगर बात करिएगा तो एनिमल सेल में सेल प्लेट का निर्माण नहीं होता है। एनिमल सेल में सेल प्लेट का निर्माण, तो इसमें कैसा होता है दोस्तों? जैसे ये कोशिका है तो ये कोशिका बीच से पतला होगा, बीच से क्या होगा? पतला होगा। ये न्यूक्लियस या फिर बीच से पतला होते 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 टूट कर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यानी कि साइटोकाइनेसिस प्लांट और एनिमल में क्या एक तरह से होता है? एक और जहां साइटोकाइनेसिस के दौरान प्लांट के सेल में सेल प्लेट बनता है, एनिमल में ऐसा कुछ भी सेल प्लेट का निर्माण। और इस तरह माइटोसिस कंप्लीट हो जाने के बाद एक कोशिका से कितना? 2 कोशिका बन जाता है। ए माइटोसिस समझे? माइटोसिस समझे? आइए मियोसिस को समझते हैं। और मियोसिस दोस्तों तीनों कोशिका विभाजन में जहां एक और ए माइटोसिस काफी ज्यादा सिंपल है, तो सबसे जटिल कोशिका विभाजन कौन है? मियोसिस। मियोसिस सबसे जटिल कोशिका विभाजन है। मियोसिस क्या है? सबसे जटिल कोशिका विभाजन है मियोसिस। और इसी कोशिका विभाजन के जरिए मेल बॉडी में किसका निर्माण होता है? स्पर्म सेल का। और फीमेल बॉडी में किसका निर्माण होता है? आधा। यानी कि ये कोशिका विभाजन सजीवों में, खासकर बहुकोश के सजीवों में जनन का आधार है, जनन का बेस है दोस्तों। तो मियोसिस कोशिका विभाजन, मियोसिस सेल डिवीजन के जरिए स्पर्म सेल का निर्माण होता है और ओवा सेल का निर्माण होता है। और यही दोनों सेल जनन की प्रक्रिया में भाग लेकर नए जीवों का क्या करते दोस्तों? निर्माण करते। यानी कि स्पर्म सेल, ओवा सेल, मियोसिस सेल डिवीजन के अतिरिक्त किसी और सेल डिवीजन में बन ही नहीं सकता है, केवल और केवल मियोसिस सेल डिवीजन में। अब मियोसिस सेल डिवीजन भी 2 टाइप में होता है दोस्तों। कितने टाइप में होता है? अगर मियोसिस सेल डिवीजन को देखें तो मियोसिस सेल डिवीजन भी 2 स्टेप में संपन्न होता है। एक का नाम है रिड्यूसिंग डिवीजन। क्या नाम है? रिड्यूसिंग डिवीजन। रिड्यूसिंग डिवीजन, ठीक है, रिड्यूसिंग डिवीजन, या इसको कहते हैं मियोसिस फर्स्ट। क्या कहते हैं इसे? मियोसिस फर्स्ट कहते हैं। और दूसरा है होमोटाइपिक डिवीजन। क्या है दोस्तों? होमोटाइपिक डिवीजन, इसको कहते हैं मियोसिस सेकेंड। मियोसिस यानी जिस तरह से माइटोसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में जाकर कंप्लीट हुआ था, मियोसिस भी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में जाकर कंप्लीट होता है। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड में जाकर कंप्लीट होता है। अब यह अवस्था भी दोस्तों आपको गुजरता है प्रोफेज। प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, एनाफेज के बाद टेलोफेज। देखिए कहीं कहीं फेज छोड़ दिए। चूंकि ये मियोसिस फर्स्ट का, तो इसमें क्या लग जाता है? फर्स्ट 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 फर्स्ट। यानी आप कह सकते हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन में भी उतनी स्टेप होते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन में भी उतने स्टेप होते हैं जितने स्टेप कैरियोकाइनेसिस में थे, जितने स्टेप कैरियोकाइनेसिस में थे। लेकिन
इसमें भी प्रोफेज 1 सबसे लंबा और एनाफेज 1 क्या हुआ जी? प्रोफेज 1 जो है ये सबसे लंबा और एनाफेज 1 सबसे छोटा। और प्रोफेज 1 इसमें लंबा नहीं होता है, ये मियोसिस फर्स्ट अर्थात रिड्यूसिंग डिवीजन का जो प्रोफेज फर्स्ट है वो भी कई स्टेप में जाकर संपन्न होता है। प्रोफेज फर्स्ट के विभिन्न अवस्था को देखिए, लेप्टोटीन के बाद क्या होता है? जायगोटीन के बाद क्या होता है? पैकाइटिन। क्या होता है? अब पैकाइटिन के बाद नोट में सही करिएगा दोस्तों, डिप्लोटीन होता है। क्या होता है? डिप्लोटीन लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, सही कीजिए, लिखिए डिप्लो DIPLOTE यानी डिप्लोटीन। और डिप्लोटीन के बाद डाई काइनेसिस, ये प्रोफेज 1 का अवस्था है, प्रोफेज फर्स्ट का अवस्था है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है काफी लंबा होता है और 2 2 4 1 5 स्टेप में जाकर पूर्ण होता है। लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। सही कर लिए? डिप्लोटीन को सही कर लिए? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रोफेज में ही केवल ये अवस्थाएं होती है, उसके बाद इसकी कोई अवस्थाएं, और टेलोफेज फर्स्ट होने के साथ ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है और रिड्यूसिंग डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। और रिड्यूसिंग डिवीजन से एक कोशिका से, एक सेल से कितने सेल बन जाते हैं? 2 सेल बन जाते हैं। कितने सेल बन जाते हैं? 2 सेल बन जाते। मियोसिस फर्स्ट के बाद अभी 2 बाकी है। अब इसकी क्या विशेषता होती है जानते हैं? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पेरेंट सेल, इसको कहते हैं पेरेंट सेल, इसको कहते हैं डॉटर सेल। जिस कोशिका का विभाजन होता है वे पेरेंट सेल कहलाते हैं और विभाजन के बाद नए जो कोशिका बनते हैं उसे डॉटर सेल कहते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल बने? और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जानते हैं, अगर ये मानव का को सेल है मान लीजिए, तो इसमें जो क्रोमोसोम है वो कितना है? यानी किसमें? जबकि इसमें क्रोमोसोम कितना? 23। यानी जोड़ा में नहीं, यानी मियोसिस सेल डिवीजन का जो होता है, माइटोसिस में जो हुआ था, माइटोसिस में पेरेंट सेल जो डॉटर सेल बना था, तो पेरेंट सेल में 23 जोड़ा है, तो डॉटर सेल में भी कितना? 23 जोड़ा ही रहता है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है, इसमें 23 जोड़ा है तो इसमें जोड़ा अलग हो गया, जोड़ा में नहीं। तो मियोसिस सेल डिवीजन का है कि इसमें डॉटर सेल में हैप्लॉइड क्रोमोसोम होता है। ऐसे क्रोमोसोम जोड़े में नहीं रहते हैं उसे हैप्लॉइड कहते हैं, और जो क्रोमोसोम जोड़े में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? डिप्लॉइड कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया? आधा हो गया। अब कहिएगा आधा हो गया तो आधा में कौन कैसे चलेगा? दोस्तों इसको भाग लेना है, किसमें? जनन में भाग लेना है। मतलब मान लीजिए कि स्पर्म सेल है, तो स्पर्म सेल में कितना क्रोमोसोम है? 23। अब ये जनन की प्रक्रिया में भाग लेता है तो किससे मिलता है? उधर ओवा सेल में भी कितना रहता है? क्योंकि ओवा सेल भी मियोसिस से ही बनता है, तो उसमें भी 23, स्पर्म में भी क्या? अब जानते हैं जनन की प्रक्रिया में दोनों क्या होते हैं? अब मिलते हैं तो 23 क्या हो जाते हैं? 23 जोड़ा हो जाते हैं। और यही प्रकृति का आधार है। स्पर्म के जो ये क्रोमोसोम है इसमें अलग गुण है, और ओवा के जो ये क्रोमोसोम है इसमें अलग गुण है, और दोनों जो मिलते हैं ना तो एक नए प्रकार के गुण पैदा होते हैं। और नए प्रकार के गुण पैदा होने के कारण आप देखे होंगे कि माता पिता के बच्चे बिल्कुल उनसे थोड़े भिन्न होते हैं, यानी कि उनमें पिता और माता दोनों के गुण समाहित हो जाते हैं। ऐसा कैसे होते हैं दोस्तों? ऐसे होते हैं। क्लियर हो गया? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बच्चों में दोस्तों माता पिता के गुण समाहित होना संभव है
नहीं होता। और जब माता पिता के गुण एक साथ मिलते हैं ना, तो उनमें जो सर्वश्रेष्ठ गुण होते हैं वे बाहर निकलते हैं, और जो खराब गुण होते हैं वे क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं। क्लियर है, बात समझ गए। उसके बाद शुरू होगा मियोसिस 2, यानी कौन, होमोटाइप डिवीजन। होमोटाइप डिवीजन हूबहू माइटोसिस के जरिए होता है। होमोटाइपिक मियोसिस 1 के बाद एक कोशिका से 2 बन गया, अब फिर यही कोशिका का एक बार फिर से विभाजन होता है। एक कोशिका 2 बना ना, ये मियोसिस फर्स्ट में। अब मियोसिस सेकेंड चालू होता है, यानी क्या चालू होता है, होमोटाइपिक डिवीजन चालू होता है। दोस्तों क्या चालू होता है, होमोटाइपिक डिवीजन चालू होता है। मतलब क्या, मियोसिस सेकेंड चालू होता है। मियोसिस क्या चालू होता है, सेकेंड चालू होता है। अब मियोसिस सेकेंड चालू होता है तो वही कोशिका जो 2 पैदा कर चुका है फिर पैदा करने के लिए रेडी हो जाता है। यानी एक ही कोशिका का 2 बार विभाजन होता है। एक ही कोशिका का 2 बार विभाजन होता है, और यह विभाजन हूबहू माइटोसिस की तरह होता है। यह विभाजन हूबहू किसके तरह होता है, माइटोसिस की तरह। यानी पहले क्या होता है, प्रोफेज, उसके बाद क्या होता है, मेटाफेज, उसके बाद क्या होता है, एनाफेज, और उसके बाद क्या होता है, टेलोफेज होता है। चूंकि ये सेकेंड मियोसिस है, इसीलिए इसके नाम के आगे क्या लगा दिया जाता है, सेकेंड लगा दिया जाता है। और इस तरह से मियोसिस सेल डिवीजन में एक कोशिका कितना, चारों कोशिका में गुणसूत्र पेरेंट का आधा होता है। यानी पेरेंट में 23 जोड़ा है, मान लीजिए मानव का है तो उसके चारों डॉटर में 23 होगा जोड़ा में। और इस तरह से मियोसिस सेल डिवीजन पूरी तरह से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका। क्लियर दोस्तों, थोड़ा 20 मिनट समय और दीजिए, क्वेश्चन पर भी हम चर्चा कर देते हैं, ठीक है। 20 मिनट समय दीजिए, क्वेश्चन खत्म दोस्तों, चैप्टर खत्म। और क्वेश्चन बस जितना पढ़ा है ना, उसके बाद हमको 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। आपके सामने में हम क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ऑनलाइन वाला थोड़ा 5 मिनट आप रुकिए, क्वेश्चन को हम सेट करते हैं। ऑनलाइन को काटिए, फिर से लगाइए। तो जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, तुरंत हम 5 मिनट के बाद क्वेश्चन लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं। थोड़ा देर आप लोग वेट